नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत मज़ेदार एक रिपोर्ट आया है जस्ट कुछ दिन पहले टर्किश मीडिया से, और अपने सैटेलाइट से जस्ट कुछ इंडियन वेपन्स के पोजीशंस क्या देख लिए। इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जीत हासिल कर लिया है। ये जो जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट्स जिस पे इंडिया ने अपना एक्सपर्टाइज हासिल करके रखा है, किसी भी टर्की के पाकिस्तान के किसी भी कोने में जो है हमारा नज़र बना हुआ है, और ये लोग नए नए जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजीज, ये थोड़ा सा अचीवमेंट क्या हासिल कर लिया। ये लोग सोचते हैं कि इंडिया के सारे स्ट्रेटेजिक जो प्लान्स है इनको इन्होंने एक्सप्लोर कर लिया है, और आगे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सारे इंटेलिजेंस जो है जस्ट कुछ फोटोज़ बेसिकली वो पाकिस्तान को वो लोग शेयर करेंगे, जिससे कि उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो ये नमूने के जो रिपोर्ट्स है वो देख के आपको काफ़ी हंसी आएगी, और कमेंट सेक्शन में तो मैंने इनकी जम के ली है, तो कमेंट सेक्शन में आपको भरपूर मज़ा आएगा। हालांकि ये वीडियो जो डिफेंस एनालिसिस जिन्होंने किया है वो काफ़ी लंबा जो है एनालिसिस किया है, और बहुत डिटेल्स में इंडिया के बारे में ये किया है। मतलब स्ट्रेटेजी के बारे में तो नहीं, लेकिन इंडिया कौन कौन से वेपन्स यूज़ करते हैं और कौन कौन सा वेपन्स जो है उनकी लंका लगाने वाली है आने वाले दिनों में, उसके बारे में इन्होंने भर भर के जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और वो प्रेजेंट किया है यूट्यूब वीडियो में। पर एंड में जो है कमेंट सेक्शन को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हिंदुस्तान इस्राइल हमने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से उन वेपन्स और एम्यूनिशंस की पहचान की है जिन्हें भारत ने इजराइल से खरीदा है। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हमने भारतीय सेना की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स, बॉर्डर में छिपी सैन्य गतिविधियों और नई पीढ़ी की इजरायली मिसाइलों का पता लगाया। इस वीडियो में हम केवल उन हथियारों के बारे में ही नहीं बताएंगे जिनकी हमने पहचान की है, बल्कि दोनों देशों के संबंधों और भारत द्वारा इजराइल से खरीदे गए हथियारों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो स्थान आप देख रहे हैं वो कोई सामान्य सैटेलाइट तस्वीर या खाली मिलिट्री फैसिलिटी नहीं है। जैसे जैसे हम कैमरे को और करीब लाते हैं, इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इन नए स्थापित स्थानों को देखने पर पता चलता है कि यहाँ बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स तैनात हैं। इन शेल्टरों में मौजूद ये सिस्टम्स इजराइल और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिन पर अरबों डॉलर का निवेश किया गया है। ortaklaşa ürettiği hava savunma sistemleri. Öncelikle bu sistemlerin nereye kurulduğuna bakalım. सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये सिस्टम्स कहां तैनात हैं। 2024 से भारतीय सेना की बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के पास ध्यान आकर्षित किया है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में किसी हथियार की तैनाती का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना स्वयं हथियार। तुर्की OISI एनालिसिस के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देने वाली तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स भारत की सुरक्षा चिंताओं और ऑपरेशनल प्रायोरिटीज को दर्शाती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर भारत के पंजाब राज्य में स्थित बठिंडा सैन्य अड्डे की है। 2024 से 2026 तक की सैटेलाइट तस्वीरों में लगातार खुदाई, नए रडार इंस्टॉलेशंस और एयर डिफेंस पोजीशंस का निर्माण दिखाई देता है। लेकिन बठिंडा ही क्यों? आइए मैप पर नजर डालते हैं। ये कोई साधारण सैन्य अड्डा नहीं है। पाकिस्तान सीमा के निकट होने के साथ साथ ये हिमालय से चीन सीमा की दिशा में जाने वाले एक महत्वपूर्ण गलियारे पर स्थित है। इसी कारण इसे भारत की 2 फ्रंट वॉर योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 2025 में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के बाद भारत ने चुपचाप इसी क्षेत्र में इजराइल से खरीदी गई बराक 8 मिसाइल बैटरियां तैनात की। ये सिस्टम्स क्षेत्र में एयर डिफेंस कवरेज और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करती हैं। लेकिन तैयारी केवल उत्तर तक सीमित नहीं है। दक्षिण की ओर थार मरुस्थल की दिशा में बढ़ने पर हम राजस्थान के जैसलमेर एयरबेस पर पहुंचते हैं, जो पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। इन कोऑर्डिनेट्स पर हमने 2025 के अंतिम महीनों में एक नई बराक 8 तैनाती की पहचान की। भारतीय मीडिया ने भी इस तैनाती की तैयारियों की रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में केवल मिसाइल ठिकाने नहीं, बल्कि भारी सैन्य वाहनों द्वारा बराक 8 इक्विपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन को भी देखा गया। Hazırlığı da açıkça yakaladık. İşte Barak 8 nakliye görüntüsü. Ayrıca uydu görüntülerindeki Barak 8, Batinda ve Jaisalmer üslerinde gözlemlediklerimizle birebir eşleşiyor.
इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देने वाली बराक 8 सिस्टम्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी बठिंडा और जैसलमेर अड्डों पर देखी गई हैं। जैसलमेर कोई साधारण अड्डा नहीं है, ये निगरानी, खुफिया अभियानों और एयर डिफेंस ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य वायु अड्डा है। लेकिन क्या भारत अपनी विशाल सीमाओं की रक्षा केवल मिसाइल बैटरियों से करता है? बिल्कुल नहीं। भारत और इजराइल के संबंध इससे कहीं अधिक गहरे हैं। आइए उन वेपन्स और सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जिन्हें भारत ने इजराइल से हासिल किया है। सबसे पहले हम उस बाराक 8 वायु रक्षा प्रणाली से शुरुआत करते हैं जिसकी उन्होंने पहचान की है। बाराक 8 का जॉइंटली डेवलप्ड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI और भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है। ये दोनों देशों के बीच लार्जेस्ट डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये मिसाइल कुछ ही सेकंड में उच्च गति प्राप्त कर सकती है। इसमें एक्टिव राडार सीकर का उपयोग किया जाता है जिससे ये टारगेट्स के इवेसिव मैनूवर्स करने पर भी उसे सेल्फ ट्रैक और निशाना बना सकती है। MF स्टार राडार के साथ मिलकर ये 360 डिग्री कवरेज प्रदान करती है। ये सिस्टम लगभग 100 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के विमानों को एक साथ ट्रैक कर सकती है और ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों को भी मार गिराने में सक्षम है। इजराइल अपनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए जाना जाता है और भारत ने ऐसी कई सिस्टम्स का व्यापक उपयोग किया है। इनमें से एक है फाल्कन AWS सिस्टम ve yazılımlar. İşte Hindistan da İsrail'in elindeki bu sistemlerden oldukça faydalanıyor. Bunlardan biri Falcon AWACS. यह एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। सरल शब्दों में कहें तो यह आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल रडार और कमांड सेंटर है। इस सिस्टम का विकास इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एल्टा सिस्टम्स ने किया है। भारत ने इजरायली फाल्कन रडार को अपने रूसी निर्मित IL-76 विमानों पर इंटीग्रेट किया है। ये प्लेटफॉर्म लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी तक विमान, मिसाइल और समुद्री लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं। साथ ही ये सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और फ्रेंडली फाइटर एयरक्राफ्ट को उनकी ओर निर्देशित कर सकते हैं। इससे भारतीय सेनाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई गतिविधियों की निगरानी करने की क्षमता मिलती है। अब बात करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs की। हिरॉन और सर्चर UAV भारत के इन्वेंट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विशेष रूप से इजराइल निर्मित हिरॉन UAV लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर 50 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले ये ड्रोन रात में और खराब मौसम की परिस्थितियों में भी रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस प्रदान करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है लॉयटरिंग म्यूनिशन, जिसे आमतौर पर कामिकाज़ी ड्रोन कहा जाता है। भारत ने 2009 में 110 हैरोप और 2019 में अतिरिक्त 54 हैरोप लॉयटरिंग म्यूनिशन खरीदे थे। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित हैरोप विशेष रूप से दुश्मन के रडार सिस्टम्स को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश करता है, एक्टिव एयर डिफेंस रडार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस का पता लगाता है और फिर सीधे लक्ष्य पर गोता लगाकर उसे नष्ट कर देता है। Radarı imha ediyor. Şimdi de kritik satın alımlara geçiyoruz. अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खरीदों की। भारत और इजराइल के अरबों डॉलर के रक्षा सहयोग के दो प्रमुख स्तंभ हैं। स्पाइस प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब सिस्टम जो हवाई हमले की क्षमता बढ़ाती है और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। आइए पहले स्पाइस की बात करें। स्पाइस सिस्टम्स पारंपरिक बमों को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस, इंफ्रारेड इमेजिंग और GPS INS नेविगेशन की मदद से प्रेसिजन गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशंस में बदल देती है। इसे इजराइल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है। भारत स्पाइस 2000 के 900 किलोग्राम वाले वेरिएंट का उपयोग करता है। बाराक 8 के अलावा भारत स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑपरेट करता है। स्पाइडर एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क है जिसे मिसाइलों, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अटैक हेलीकॉप्टरों जैसे खतरों के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा के लिए कई स्पाइडर बैटरियां खरीदी हैं। इन सिस्टम्स को विशेष रूप से वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित महत्वपूर्ण वायुसेना अड्डों और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा मैदान से प्राप्त तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस मानक पैदल सेना हथियारों के साथ साथ इजराइल निर्मित टवॉर असॉल्ट राइफल्स, गलील राइफल्स और नेगेव लाइट मशीन गन का भी उपयोग करते हैं। इजराइल और भारत के बीच यह मजबूत रक्षा साझेदारी केवल हवा और जमीन तक ही सीमित नहीं है। Şekilde tespit ediyoruz. İsrail ve Hindistan arasındaki bu sarsılmaz bağ sadece havada ve karada kalmıyor.
जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को समुद्री क्षेत्र तक बढ़ाते हैं तो हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से जुड़ा एक नया और हाईली स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट दिखाई देता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट गतिविधि रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान हमें भारत के अडानी समूह की रक्षा शाखा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स की सहायक कंपनी स्पार्टन के बीच एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप एग्रीमेंट मिला। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड सोनोबॉय सिस्टम्स का निर्माण करना है। लेकिन सोनोबॉय क्या होता है? ये एक ऐसा उपकरण है जिसे विमान या हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिराया जाता है और जो ध्वनिक सेंसरों की मदद से पानी के भीतर की गतिविधियों का पता लगाता है। ऐसे सिस्टम्स विशेष रूप से हिंद महासागर में सबमरीन्स के निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अडानी और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के बीच साझेदारी के माध्यम से भारत अपनी पानी के भीतर निगरानी क्षमता को मजबूत करना और पनडुब्बी रोधी उपकरणों के घरेलू उत्पादन का विस्तार करना चाहता है। अडानी अधिकारियों ने इस समझौते को समुद्री रक्षा तकनीकों में विदेशी निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। लेकिन ये दोनों देश इतने करीबी रणनीतिक साझेदार कैसे बने? Bu da birbirinin en büyük stratejik partneri haline geldi. Bu sorunun peşinden gidelim isterseniz. आइए इस सवाल को समझते हैं। भारत और इजराइल के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप लगातार बढ़ती रही है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल चैनल्स पर संचालित होता है। भारत एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम्स तक पहुंच चाहता था, वो भी उन पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस के बिना जो अक्सर कुछ अन्य सप्लायर्स के साथ जुड़े होते हैं। दूसरी ओर इजराइल के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण रक्षा बाजारों में से एक बन गया। इससे दोनों देशों के बीच केवल खरीद बिक्री नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, जॉइंट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर आधारित संबंध विकसित हुए। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज अब पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई हैं। भारत के इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, जिनमें कल्याणी ग्रुप और भारत फोर्ज शामिल है, ने इजरायली रक्षा कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित किए हैं। कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स के माध्यम से मिसाइलें, एंटी टैंक वेपन्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इन पार्टनरशिप्स से इजराइल को भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज का लाभ मिलता है, जबकि भारत को एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज और लोकल प्रोडक्शन एक्सपर्टीज प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है, दोनों देशों के बीच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन में भारत में निर्मित विभिन्न कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स और इक्विपमेंट शामिल हैं जो घरेलू उपयोग के साथ साथ इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स का भी हिस्सा बनते हैं। हालांकि इस गहरे एकीकरण के बावजूद इस पार्टनरशिप के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां और सीमाएं मौजूद हैं। Operasyonun çok büyük bir zafiyeti var. एक और बड़ी चिंता सप्लाई चेन की कमजोरी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मिडिल ईस्ट में संघर्षों के विस्तार और इजराइल से जुड़े बढ़ते तनाव का असर विदेशी रक्षा ग्राहकों को होने वाली आपूर्ति पर पड़ सकता है। जब युद्ध की स्थिति में इजराइल अपनी सैन्य जरूरतों को प्राथमिकता देता है, तो भारत जैसे पार्टनर्स को किए जाने वाले कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स और एम्युनिशन की डिलीवरी में देरी हो सकती है। मिसाइल सिस्टम्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स, यूएवी के स्पेयर पार्ट्स या रेडार मेंटेनेंस इक्विपमेंट भी वॉर टाइम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बाधाओं से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मध्य पूर्व की घटनाएं उन डिफेंस सप्लाई चेन्स पर सीधा प्रभाव डाल सकती हैं जो भारत की सैन्य क्षमताओं का समर्थन करती हैं। इसलिए भारत को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि दूसरे क्षेत्रों के संघर्ष उसकी सेना के लिए आवश्यक उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इस विश्लेषण के लेखकों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि रक्षा संबंध एशिया से आगे बढ़कर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक फैल रहे हैं। उनका तर्क है कि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और डिफेंस कोलैबोरेशन पर आधारित साझेदारी अब भारत के साथ व्यापक कूटनीतिक और सैन्य सहयोग से भी जुड़ रही है। उनके अनुसार मेडिटेरेनियन में विकसित हुई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स अब नई दिल्ली में भी नए सहयोगी आयाम प्राप्त कर रही हैं। Yeni Delhi'de diplomatik ve askeri düzeyde katılıyor. इस एनालिसिस के अनुसार इजराइल भारत के साथ विकसित की गई टेक्नोलॉजीज, रेडार सिस्टम्स और अनमैन्ड एरियल टेक्नोलॉजीज को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक फैले एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क में शामिल कर रहा है। वीडियो में यह तर्क दिया गया है कि क्षेत्र में कंपीटिंग जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स उभर रहे हैं। एक और इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के साथ करीबी स्ट्रेटेजिक टाइज रखने वाले देश हैं। दूसरी ओर टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिन्हें ये एनालिसिस वित्तीय क्षमता और सैन्य प्रभाव की एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत
करता है। वीडियो के पर्सपेक्टिव के अनुसार ये कंपटीशन केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और हिमालय तक फैले विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है। एनालिस्ट का यह दावा है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं। सऊदी अरब फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रदान करता है, पाकिस्तान मिलिट्री डिटेरेंस कैपेबिलिटीज उपलब्ध कराता है और तुर्की रक्षा प्रौद्योगिकी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज प्रदान करता है। इस समूह में तुर्की को कान लड़ाकू विमान, अकिंजी यूएवी और मिलगैम नेवल प्रोग्राम जैसी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एक प्रमुख उत्पादक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत वाले समूह को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस से युक्त बताया गया है। हालांकि वीडियो के अनुसार इस समूह के सामने भी चुनौतियां हैं, जिनमें इजराइल के लिमिटेड ज्योग्राफिक डेप्थ, संयुक्त अरब अमीरात के एमिशंस और भारत की चीन जैसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से जुड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स शामिल है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hindistan'ın İsrail'den satın aldığı ve konuşlandırdığı silahları ve mühimmatları uydu görüntüleriyle tespit ettik. Hindistan ordusunun hava savunma füzelerinin sınır hattında gizlenmiş askeri hareketliliği ve yeni nesil İsrail füzelerini uydu görüntüleriyle bulduk. कमेंट्स में द 7 कॉन्टिनेंट्स ने लिखा है कि भारत और इजराइल मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोनों नरसंहार करने वाले देश हैं। एक ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है और दूसरे ने कश्मीर पर। केवल पाकिस्तान और तुर्की ही उन्हें कड़ा सबक सिखाने में सक्षम है। लॉन्ग लाइफ पाक टर्की ब्रदरहुड। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये जो तुम डर के मारे अपने पैंट गीली करके बैठे हो, उससे लगता है कि पैलेस्टाइन या फिर कश्मीर में नहीं, इंडिया और इजराइल ने तुम्हारे सांसों पे अपना कब्जा कर लिया है। जिस दिन इंडिया और इजराइल की सटकी, उस दिन तुम्हारे सांसें रुकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद कीनानिशिर ने लिखा है, भारत में मुसलमान एक ही पार्टी को वोट देकर सरकार में अपनी मजबूत आवाज क्यों नहीं बनाते? वे उस सरकार को रोकने के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते जो मुस्लिम विरोधी जायनिस्ट इजराइल के साथ सहयोग करती है? जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये इंडिया के मुस्लिम्स बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं कि सारे मुस्लिम्स मिलके एक ही पार्टी को वोट देते हैं और उसी के लिए 60 साल तक इंडिया की जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो इन लोगों ने रुकवा के रखा था अपने माइनॉरिटी प्रिविलेजेस के लिए। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आज के हिंदूज़ भी अवेयर है और थोड़ी बहुत यूनाइटेड है। अगर हिंदूज़ में वो यूनिटी नहीं होती तो आज इंडिया भी एक रेडिकल स्टेट हो चुका होता, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह। नेक्स्ट XSH 6UFRUG ने लिखा है कि भले ही उन्होंने अपनी जगह बदलने की कोशिश की हो, अब उन्हें रडार द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। उसके बाद टैमर 69 ने लिखा है कि भारत के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ईरान ने तुरंत गाय पालकों के लिए तेल की आपूर्ति बंद कर दी। पता नहीं क्यों, लेकिन एक पाकिस्तानी सियाहसनाक इसके जवाब में लिखा है कि आर्थिक रूप से तुम हमसे दोगुने बड़े हो, लेकिन शायद तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये ले, तेरी पाकिस्तानी भाई ने ही तेरी बेइज्जती कर दी। दुनिया में तू एक पाकिस्तानी से भी ज्यादा कम नॉलेज रखता है। इससे बड़ा इंसल्ट और कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद शेरिक ने लिखा है, ये एक बहुत ही इंसाइटफुल और डिटेल्ड इंटेलिजेंस वाला वीडियो था। आपने कुछ मजबूत स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को उजागर किया जो पाकिस्तान के लोगों के लिए दुश्मन की रणनीतियों को समझने में वास्तव में उपयोगी हैं। इसे शेयर करने के लिए धन्यवाद। इसके रिप्लाई में दूसरा तुर्की ब्लड सोनेरदुर 5605 ने लिखा है कि पाकिस्तान हमारा भाई है। अगर इस वीडियो ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की थोड़ी भी मदद की है तो हमें खुशी है। पाकिस्तान को होने वाले किसी भी नुकसान को हम अपने और अपने तुर्की भाइयों का नुकसान मानते हैं। हमारे लिए भाईचारे का यही मतलब है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। हमारे लोगों ने वीडियो में निर्देशांक देकर एक छिपा हुआ संदेश भेजा है। बाकी अब आप पर निर्भर है। जब आप मुसीबत में होंगे हम आपकी मदद के लिए आएंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वाह, मदर सच आप भाइयों की एक्सीलेंट एग्जाम्पल। मजे की बात यह है कि ना सिर्फ ये बल्कि इनके देश के अकल से पैदल मिनिस्टर्स भी सोशल मीडिया से आइडिया लेके ही स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे इनकी जीत तो होती है लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया में। अब इन नमूनों को देखो, यूट्यूब से वीडियो देख के इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। नेक्स्ट जकुतुल्का ने लिखा है कि अगर G-JT भी सैटेलाइट के जरिए भारत के मैदानों का पता लगा सकता है तो भारत की हालत खराब है। प्रोफेसर, कम से कम अपनी खोजें हमारे मित्र और भाई पाकिस्तान के जनरल स्टाफ या तुर्की के जनरल स्टाफ आदि को भेज दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इन माँ के लालों के कमेंट्स पढ़कर बड़ा मजा आया। उन्हीं में से ये माँ का नीला पीला स्कुतलूचा को लगता है कि इस वीडियो ने भारत के सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए हैं। तो उसे जवाब देते हुए लिखा है कि तुम लोग जो इतने खुश हो, GPS से कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज खोज ली है लगता है तुम्हें।
और अब उसे अपने जनरल को दिखाने वाले हैं। वाह, इस लॉजिक से तो उनकी सेना खुद ये काम करने में सक्षम नहीं है। बेचारा आइसक्रीम वाला जनरल, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भेज दूंगा। उसके बाद हलील सेजगिन ने लिखा है कि तुर्की को भारत के खिलाफ हमलों के लिए K2 कामिकाजे ड्रोन के विकास प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान हर क्षेत्र में खुद को तैयार कर सके। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक भी तुम्हारे ड्रोन्स तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया के अंदर आ नहीं पाए, पाकिस्तानियों को शामिल करोगे तो सबसे पहले वो तुम्हें ही गाली देंगे। तू एक काम कर, तो वो बना जो तुझे आता है। टर्की को क्या बस आइसक्रीम बनाना आता है और आइसक्रीम से ट्रिक करना आता है, वो पाकिस्तानियों को सिखा दे, ताकि बेकार पाकिस्तानी लोग जो बैठे हैं अपने घर में वो 2 पैसे कमा पाए। वो ज़्यादा यूजफुल होगा पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट हलील सेजगिन 6226 ने लिखा है कि इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है और वह भारत के साथ सहयोग कर रहा है। उसके बाद CETINPASA ने लिखा है, तो भारत को बेचे गए सभी हथियारों के साथ इजराइल भारत का इस्तेमाल पाकिस्तान, चीन और तुर्की की जासूसी, निगरानी और यहाँ तक कि उनके खिलाफ वॉर के लिए भी कर रहा है। इजराइल से हथियार खरीदने का मतलब है खुद पर और अपने दुश्मनों पर नियंत्रण रखना। उसके बाद अली खान ने लिखा है, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को सऊदी अरब को ईरान के साथ संबंध सुधारने के लिए मनाना चाहिए। ईरान भारत के करीब जाना चाहता है, लेकिन UAE और इजराइल के नहीं। भारत की कथित विश्वासघातों के बावजूद ईरान अभी भी भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजरने की अनुमति दे रहा है। नेक्स्ट 7000 फैन ने लिखा है कि भारत, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल तुर्की पर संयुक्त हमला करने की योजना बना रहे हैं। वे इसके लिए भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट याकूब काया ने लिखा है कि जब इजराइल खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो वह भारत की रक्षा कैसे करेगा। यह ऐसा है जैसे कोई चूहा हाथी की रक्षा करने की कोशिश करे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अगर इजराइल चूहा है तो पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान ये तो चींटी या फिर नाले के किसी कीड़े मकोड़ों से भी कम है। इन कीड़े मकोड़ों से डील करने के लिए चूहा ही काफी है। तो तुम लोग तो चले हो हाथी से पंगा लेने। साइज देके बात किया कर। उसके बाद मेथेन तुरहान ने लिखा है कि भारत फिर से गलत साइड में खड़ा है और इस सदी में भी फिर हारने वाला होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। सच में ये मजेदार है कि उन्हें यह दिख नहीं रहा। नेक्स्ट सेसिज गेमी ने लिखा है कि अपनी रक्षा की जिम्मेदारी इजराइल को सौंपना खुद को समर्पित करने जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि यहूदी भारतीयों को नीची नजर से देखते हैं और मैंने जिन वीडियो को देखा है उनमें तो वे उनसे खुलकर नफरत भी करते हैं। इसीलिए भारतीय बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। यह दुखद है। कभी अंग्रेजों ने एक निजी कंपनी के जरिए पूरे देश पर शासन किया था, जिसे युद्ध घोषित करने का अधिकार भी था। वे फिर वही गलती कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे मुल्ला गेंडा, इजरायलीज भारतीय मुस्लिम से नफरत करते हैं, ना कि हिंदू से। और रही बात ब्रिटिश का इंडिया पे रूल करने के लिए, तो वो तभी हुआ जब इंडिया ने एक मुस्लिम ट्रेटर मीर जाफर को ट्रस्ट किया था, जिसने भारत के साथ बेईमानी किया था और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर पाई। तो वो मिस्टेक इंडिया दोबारा नहीं करेगा। किसी मीर जाफर जैसा बेईमान को इंडिया दोबारा कभी भी भरोसा नहीं करेगा। तो इंडिया बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। आखिर में डेमोक्रेटिक फॉर एवर ने लिखा है कि वे सोचते हैं कि हम सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ कर रहे हैं। उन्हें जो करना है करने दो। ईरान ने अपनी तकनीक से इजराइल को छलनी बना दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ भी यही किया है। तुर्की तो अभी खेल में उतरा भी नहीं है। तो मैं इसे सार्कास्टिक तरीके से समझाते हुए रिप्लाई में लिखा है कि तुम जानते हो क्या, मुझे वे लोग पसंद हैं जो अपने ही भ्रम की दुनिया में रहते हैं और खुद को उस दुनिया का राजा या सबसे शक्तिशाली समझते हैं। मैं बताता हूँ कि मुझे वे क्यों पसंद हैं। ऐसी सोच उन्हें रियलिटी में कमजोर और वल्नरेबल बना देती है और फिर उनके झूठे घमंड को उकसाना और उसे तोड़ना आसान हो जाता है। फिर उनके सिर को अपने पैरों तले जमीन पर रगड़ने में बड़ा मजा आता है। तू समझा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।